रूसी जेट से बदला भारत का आसमान। अब फ्रांस के साथ उड़ान होगी शानदार। SU-30 का दौर पीछे, 6th जेन की तैयारी। भारत का अगला फाइटर बदलेगा कहानी। रूस का तेल, फ्रांस का जेट, भारत का गेम सेट। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। तो शुरू करते हैं। रूस का तेल, फ्रांस का जेट, भारत का गेम सेट। रूस के MiG-21 से लेकर SU-30 MKI तक भारतीय वायुसेना के आसमान पर रूसी लड़ाकू विमानों का लंबा दबदबा रहा है। लेकिन अब कहानी बदलती दिखाई दे रही है। भारत ने अब रूस से दूरी बना ली है। भारत अब अपने पुराने रूसी प्लेटफॉर्म को छोड़ने के बजाय SU-30 MKI को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड करने पर जोर दे रहा है। साथ ही नजर स्वदेशी AMCA पर है, जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनने जा रहा है। भारतीय आसमान की ताकत बनाए रखने के लिए 114 राफेल की संभावित डील चर्चा में है और यहीं से रूस बनाम फ्रांस की नई तस्वीर सामने भी आई है। भारत अब फ्रांस के नेतृत्व वाले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जैसे भविष्य के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में सहयोग की संभावनाएं भी तलाश रहा है, सर्च कर रहा है। यानी भारत की नजर सिर्फ आज के फाइटर जेट्स पर नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की एयर पार पर है। भारत फ्रांस के साथ 6th जनरेशन जेट्स बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वो 6th जनरेशन FCAS प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी भारतीय आसमान बदलने जा रहे हैं। चलिए, Su-57 के बाद रूसी फाइटर जेट पर कैसे ब्रेक लगा है, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। फ्रांस पर कितना भरोसा हो सकता है। जी हां, रूस से दूरी और फ्रांस पर भरोसे की वजह। MiG-21 से SU-30 MKI तक भारत ने रूसी जेट इस्तेमाल किए और SU-57 पर भारत के इनकार से नई रूसी डील की संभावनाएं जरूर कमजोर हुई हैं। रशिया ने SU-57 का उत्पादन भारत को ऑफर भी दिया था। रूस ने 100% सोर्स कोड देने की पेशकश की, यानी पूरी डिटेल। रूस ने 2 सीट वाला SU-57 देने का प्रस्ताव भी रखा था। भारत SU-30 MKI को सुपर सुखोई के तहत अपग्रेड करेगा। भारत का फोकस स्वदेशी 5th जनरेशन AMCA पर है। AMCA तक भारत 114 राफेल खरीद सकता है। भारत 6th जनरेशन फाइटर के लिए फ्रांस से सहयोग तलाश रहा है। भारतीय समिति ने FCAS प्रोग्राम का जिक्र किया है, यानी फोकस अब ज्यादा से ज्यादा रूस के मैकेनिकल एप्लीकेशन प्रोग्राम पर होगा, जो फ्रांस से भारत खरीदने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत की 114 राफेल डील आखिर क्या है, किससे फायदा होगा, उसके बारे में भी दर्शकों मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, वायुसेना की ताकत कैसे बढ़ने जा रही है इस डील के साथ, वो आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक के जरिए बताऊंगा। वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। जी हां, 4.5 जनरेशन फाइटर जेट मिलने से लड़ाकू स्क्वाड्रन्स की कमी जो अभी है 39.5 है, वो बढ़कर अपग्रेड हो जाएगी। यानी जो जरूरत है उसके हिसाब से होने की उम्मीद है। इसके अलावा राफेल की लंबी दूरी मिसाइल और सेंसर भारत की क्षमता बढ़ाएंगे और यही इस वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि हम 2 फ्रंट वॉर में मुब्तला हैं, शामिल हैं 2 मोर्चों पर। जी हां, 2 मोर्चों पर तैयारी बेहतर होगी। पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर एक साथ ऑपरेशन की क्षमता मजबूत हो सकती है। ये भारत के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं, 2 मोर्चों पर तैयारी बहुत जरूरी है। AMCA आने तक गैप भरेगा। स्वदेशी 5th जनरेशन जो इंडिजिनस हमारे AMCA है, उसके ऑपरेशनल होने तक राफेल मजबूती से हमारे लिए काम करता रहेगा, हमारी सरहद को निगहबानी देता रहेगा, चीन पाकिस्तान के सामने पत्थर की तरह खड़ा रहेगा। रूसी विमानों पर निर्भरता घटेगी। हालांकि ये बुरा नहीं है। भारत की रूसी फाइटर जेट्स पर निर्भरता धीरे धीरे कम जरूर हो रही है, लेकिन सुखोई M30KI एक इतना खतरनाक लड़ाकू विमान था जिसने अब तक भारत की हवाई सरहदों की निगहबानी की है। बट अब राफेल का जमाना है, 6th जनरेशन का जमाना है। 6th जनरेशन FCAS है क्या, ये फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर। FCAS का पूरा नाम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम है, जो आने वाले वक्त में अब हवाई जंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो गया है। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। ये यूरोप का 6वां पीढ़ी का यानी 6th जनरेशन का फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट सिस्टम है, जो भारत अडॉप्ट करने की योजना बना रहा है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों। FCAS की लागत करीब $100 अरब हो सकती है। भारी भरकम बजट, बहुत खर्चा, लेकिन जरूरत भी। इन्फो नंबर 4 क्या कहता है वो आपको मैं कुछ ही सेकंड में बताने जा रहा हूं। इन्फो 3 मैंने आपको बता दिया, $100 अरब का खर्चा हो सकता है, लागत आ सकती है, लेकिन 2040 तक
2040 तक 6th जनरेशन फाइटर को शामिल करने का लक्ष्य है, यानी अभी 2026 चल रहा है। 2040 तक भारत के खेमे में जो स्क्वाड्रन्स होंगे उसमें 6th जनरेशन के फाइटर जेट आने जा रहे हैं। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। इसका नेतृत्व फ्रांस कर रहा है, जबकि जर्मनी और स्पेन भी साझेदार हैं। बहुत सारे एवियोनिक्स, बहुत सारे पार्ट्स स्पेन और जर्मनी भी बनाएंगे। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। इसमें सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि फाइटर, ड्रोन और दूसरे एयर सिस्टम मिलकर काम करेंगे, यानी नेविगेशन कोई और करेगा, निशाना कोई और लगाएगा और टारगेटिंग कोई और करेगा, सैटेलाइट इमेजिंग कोई और भेजेगा, लेकिन ये सब एक साथ सिंक होकर काम करेंगे। इन्फो नंबर 7 इसके साथ ड्रोन रिमोट कैरियर भी काम करेंगे, जो कॉमन नेटवर्क से जुड़े होंगे, यानी ड्रोन भी निशाना लगा रहा है, फाइटर जेट भी निशाना लगा रहा है और आपका जो पायलट है वो भी अपनी इमेजिंग के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इन्फो नंबर 8 इससे पायलट वाले फाइटर और ड्रोन्स को साथ मिलकर ऑपरेशन करने में मदद मिलेगी। ड्रोन भी निशाना लगा रहा है, फाइटर जेट भी, और बड़ी बात है कि इनको जो सेंसर्स हैं पकड़ भी नहीं पाएंगे, रडार पकड़ नहीं पाएंगे। इन्फो नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं एलिमेंट्स बता रहा हूं। इसमें स्टिल्थ एआई, सेंसर और नेटवर्किंग जैसी नई तकनीकों पर जोर दिया गया है, जो आने वाले वक्त में एआई वॉरफेयर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फो नंबर 10 भारत बेस्ड प्रोजेक्ट से जुड़ने की संभावनाएं तलाश रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास सुखोई, मिराज और तेजस और राफेल है, लेकिन अभी हमें बहुत सारे नए विमानों को भी कमीशन करना है। भारत ने रूस का तेल खरीदा, अमेरिका को चिंता, अमेरिका नाराज। भारत को क्या फायदा हुआ, जरा वो समझिएगा। जी हाँ, सस्ता तेल कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सस्ता तेल मिला भारत को रूस से, डिस्काउंट पर मिला। हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि आप देख रहे थे मिडिल ईस्ट में जंग चल रही थी। इस तेल ने हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट किया। तेल का खर्च घटा है, सस्ता कच्चा तेल खरीदने से आयात बिल पर दबाव कम हुआ। हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं उस पर दबाव कम था, क्योंकि हमें सस्ता क्रूड मिल रहा था अमेरिका और बाकी देशों के मुकाबले। विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, हमारा फॉरेन रिजर्व बचा है, कम कीमत पर तेल खरीदने से डॉलर की बचत हुई है और रशिया ने इसमें हमारी बहुत मदद की है। यानी मिडिल ईस्ट से भी सस्ता तेल रशिया से हमें मिला था। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम हुआ था, हमारी सप्लाई अच्छी चल रही थी। जब मिडिल ईस्ट में जंग चल रही थी, पाकिस्तान जैसे मुल्क अपने पेट्रोल पंप बंद कर रहे थे, हमारे यहाँ सभी को सुचारू रूप से डीजल और पेट्रोल मिल रहा था। तेल की सप्लाई बनी रहे, भारत को अलग अलग देशों से तेल खरीदने का विकल्प भी मिला। अभी भारत 40 देशों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्रूड इंपोर्ट कर रहा है। रिफाइनरीज को फायदा हुआ है। भारतीय कंपनियों ने रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके तमाम पेट्रोल, डीजल और दूसरे उत्पाद बनाए हैं, जो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है, एक ही क्षेत्र पर निर्भरता कम होने से मदद मिलेगी। और अगर स्कैसिटी क्रूड की होती है तो हम 40 अलग अलग देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो ऑयल रिजर्व है हमेशा वो फर्टाइल रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। भारत की किन देशों से डिफेंस डील हुई है, जरा उसकी डिटेल भी आपको बता दें और आगे क्या होने जा रहा है दर्शकों, वो भी आपके लिए स्क्रीन पर हम बताएं और दिखाने जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ है, रशिया भी है और बहुत सारे मुल्क हैं जिनसे हमारी डील हो रही है, क्या क्या किससे खरीद रहे हैं वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। जी हाँ, पहला सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, S-400 ब्रह्मोस हेलीकॉप्टर और पनडुब्बियां हम रशिया से ले रहे हैं और बहुत सारे इंडिजिनस तरीके से हम बना भी रहे हैं। दूसरा मुल्क आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है फ्रांस। राफेल हम ले ही रहे हैं, स्कॉर्पियन, पनडुब्बियां और भविष्य के जो फाइटर टेक्नोलॉजी है, रडार और तमाम चीजें हमें वो फ्रांस से मिल रही हैं, क्योंकि फ्रांस हमारा एक मित्र राष्ट्र है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका से हमने अपाचे, चीडू, P-81, C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J, MQ-9B जैसे प्लेटफॉर्म हमने खरीदे हैं। हमने रिपर ड्रोन्स भी अमेरिका के लिए हैं, जो हम अपने कॉम्बैट सिचुएशंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल ड्रोन, रडार, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम हमने लिया है। उनकी लेजर बीम और जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी भारत एडॉप्ट करने जा रहा है। इजराइल ने हमें बराक 8 जैसी संयुक्त मिसाइल तकनीक भी दी है, जो हमारे लिए अचूक साबित हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने तमाम मिसाइलों का मुजाहरा और एक्शन देखा। जापान की बात करें तो जापान से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। रक्षा, समुद्री सहयोग जापान हमारे लिए कर रहा है और इस वजह से भी बाकी जो मुल्क हैं उन्हें इस बात से दिक्कत है। चाइना को इससे दिक्कत है, क्योंकि जापान हमारा एक सामरिक अलाय है। जर्मनी की बात करें तो रक्षा तकनीक और औद्योगिक सहयोग हमें जर्मनी से मिल रहा है। ब्रिटेन की बात करें तो नौसेना, विमानन और रक्षा तकनीक में ब्रिटेन हमारी बहुत मदद कर रहा है। स्वीडन भी हमारे साथ है। स्वीडन के रक्षा उद्योग और लड़ाकू विमान तकनीक का भी भारत इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ से भी हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की बात करें तो K9 वज्रा जैसी जो रक्षा प्रणाली है वो हमें दक्षिण कोरिया से मिली है। इसलिए भारत का एक पूरा बुके है जिसमें हमने अलग अलग देशों से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं और उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों की वजह से भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सामरिक ताकत और इकोनॉमी बनने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आखिर अमेरिका नाराज क्यों है? रशिया से तेल लेने की वजह से, फ्रांस से डील करने की वजह से अमेरिका नाराज है। वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं और वहां पर एक बिल भी पास हुआ है, उसकी डिटेल भी बताऊंगा। वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। जी हां,
भारत पर 100% टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है अमेरिका सीनेट में 86 के मुकाबले 11 वोटों से एक बिल पास हुआ है जिसके बाद 100% टैरिफ लग सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। अगली वजह आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है रशिया से जो भी देश ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड करना कम कर दें ताकि यूक्रेन वॉर के लिए रशिया को फंडिंग ना मिल पाए। इसके अलावा बिल में रूसी तेल खरीदने वाले 5 देशों पर कार्रवाई का प्रस्ताव आया है, भारत भी उनमें से एक है। 100% टैरिफ समझिए, इससे पहले भी टैरिफ का चाबुक चला चुके हैं ट्रंप साहब, कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आगे देखने वाली बात है होगा क्या। भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान उनके निशाने पर हैं। ये तमाम वो देश हैं जो रशिया से ट्रेड करते हैं, जो क्रूड खरीद रहे थे। इस वजह से तो ट्रंप साहब को दिक्कत है। जी हाँ, अब हमने फ्रांस से जेट खरीदा और अमेरिका इस बात से भी नाराज है। हमने रशिया से फ्यूल खरीदा, इस बात से भी नाराज है। रूसी तेल पर भारत की क्या अभी स्थिति क्या है, अमेरिकी झटका कैसे लगा है, भारत पर 100% टैरिफ की जो बात हो रही है वो आखिर डिटेल क्या है, वो ग्राफिक्स भी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद हम पैनल पर जाएंगे। एक बड़ा पैनल कुछ वक्त मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। भारत की सामरिक ताकत और क्रूड जो डिप्लोमेसी है वो भी समझने की ज़रूरत है। जी हाँ, रूसी तेल पर भारत को अमेरिकी झटका कैसे लगा है और भारत पर 100% टैरिफ का जो बिल आने जा रहा है वो आखिर है क्या, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों। जी हाँ, रूस से तेल खरीद रहा है भारत और अमेरिका क्यों नाराज है, आपकी वजह मैं बताता हूं। अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखना चाहता है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा और भी जो वजूहात हैं वो ये हैं कि भारत की खरीद से रूस को बड़ा बाजार मिलता है, पैसा मिलता है उनको, और यही तो अमेरिका नहीं चाहता है। रूसी तेल बेचने से रशिया को पैसा मिलेगा यूक्रेन वॉर में। वो चाहता है कि रशिया कमज़ोर हो जाए यूक्रेन के साथ वॉर में, और इसीलिए वो चाहता है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मिलना बंद हो जाए। अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बनाना चाहता है, ये वजह एक थी। दूसरी वजह यह है कि भारत की खरीद से रूस को बड़ा बाजार मिल रहा है, इस बात से भी अमेरिका को नाखुशी है। रूसी तेल की कमाई से रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है और अमेरिका ये नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करे। कभी कभी तो वो ये भी कहते हैं ट्रंप साहब कि भारत को बंद कर देना चाहिए, लेकिन भारत की अपनी ज़रूरतें और अपने फैसले भी हैं। भारत उसी तेल खरीद कर कम कीमत में तेल पा सकता है और यही चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। रूसी तेल की खरीद से अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कम हो सकता है। जो सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे, अगर वो क्रूड बेचता रहेगा, हथियार बेचता रहेगा, तो उसकी आमदनी होती रहेगी, कमाई होती रहेगी, और ये चीज़ अमेरिका नहीं चाहता है। इसी वजह से अमेरिका परेशान है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। रूसी तेल पर भारत को अमेरिकी झटका कैसे लग रहा है, भारत पर 100% टैरिफ की जो बात है वो क्या है, वो आपको बता देते हैं। जी हाँ, भारत पर 100% टैरिफ वाला बिल अमेरिकी सीनेट में पास हुआ है। ये बिल पास होने के बाद क्या होगा, अगला इन्फो आपको दे रहे हैं। अमेरिकी सीनेट में 86 के मुकाबले 11 वोटों से ये बिल पास हो गया, यानी अमेरिका अब टैरिफ इंपोज कर सकता है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। बिल में रूसी तेल खरीदने वाले 5 देशों पर कार्रवाई का प्रस्ताव है, यानी उन पर टैरिफ का जो चाबुक है, जो हंटर है, वो चल सकता है। इन्फो नंबर 4, भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान जैसे जो देश हैं जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, इन पर अब टैरिफ इंपोज करने की बात हो रही है। जी हाँ, उन देशों के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन्फो नंबर 3 आपने देख लिया, भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान, मैंने इन देशों के आपका बताया। चलिए पैनल पर जाते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, स्वागत कीजिए मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा एम्बेसडर सुशील सिंघल साहब आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनन द्विवेदी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। MK अग्रवाल साहब मेरे साथ हैं, इज इकोनॉमिस्ट, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डील्स हैं क्योंकि हमारी जो स्क्वाड्रन एयरफोर्स की है सर वो ऑलरेडी हम कम है, हमें जितनी ज़रूरत चाहिए सर उतने हमारे पास फाइटर जेट्स नहीं है। हमारा रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं, और वहाँ से हमें फ्रांस और अमेरिका के मुकाबले सस्ती कीमत पर फाइटर जेट मिल भी रहे थे। लेकिन अब दुनिया भर का जो वॉर सिचुएशन है, हमें बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी चाहिए। फ्रांस एक बहुत सुटेबल अलाई हमारे लिए रहा है, लेकिन सर मैं ये समझना चाह रहा था, क्या अगर हम राफेल नहीं खरीदते, क्या हम रशिया से फाइटर जेट खरीदते, तो क्या वो राफेल के मुकाबले कमज़ोर थे? ज़रा दर्शकों को समझाइए। देखिए, अगर राफेल तो हमें खरीदना बहुत ज़रूरी था क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी इमीडिएट थी। राइट सर। और जो हमारे नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर बना है उसमें पहले से भी राफेल इस्तेमाल हो रहा है, और राफेल की टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि हम ऑलरेडी राफेल उड़ा रहे हैं। राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जैसे एस्ट्रा मिसाइल है हमारी, उसको भी हम राफेल के ऊपर फिट कर सकते हैं। राइट। तो जो इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स जो हम खुद बना रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। राइट। जहां तक रूस का सवाल है, रूस के इसमें कोई शक नहीं है कि रूस से हम हवाई जहाज लेते रहे हैं
और रूस का हवाई जहाज अमेरिका के हवाई जहाज से काफी सस्ता है। तो आपने जो बीच में बात की थी, अमेरिका का तो सवाल ही नहीं पैदा होता और हवाई जहाज खरीदने का, क्योंकि जितने में उनका एक हवाई जहाज F-35 मिलेगा, उसमें 4 हमारे उसी लेवल के फाइटर आ जाएंगे। तो वो तो बहुत ही महंगा है और अब अमेरिका रिलायबल नहीं है, ये पूरे विश्व को मालूम है। तो अमेरिका की तो बात ही खत्म हो गई। अब आती है बात रूस की। तो रूस जिस हिसाब से अभी फंसा हुआ है अपने लड़ाई में, उस हिसाब से वो अपनी टाइमलाइन शायद उतनी आसानी से ना कर पाए, आगे ना बढ़ा पाए। और दूसरी चीज ये है कि जो रूस का जो डिपेंडेंसी है, अभी हम चाह रहे थे कि हमारी मैक्सिमम डिपेंडेंसी रूस के ऊपर है मिलिट्री इक्विपमेंट की, उसको हम चाह रहे थे कि वो डाइवर्सिफाई हो जाए। तो होता क्या है, क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि रूस और वेस्टर्न कंट्रीज की लड़ाई चल रही है, 5वां साल हो गया है और ये सैंक्शंस का जो दौर है ये चलता ही रहेगा। तो इस बीच हमारा एम ये भी है कि हम इसको किसी तरीके से डाइवर्सिफाई ऐसे करें कि जैसे यूरोप है, यूरोप अभी कंट्रोवर्सी में नहीं है, तो फ्रांस से अगर हम लोग सामान लेते हैं या हवाई जहाज लेते हैं, तो फ्रांस की तरफ जो है वो भी उनकी जो परसेंटेज है हमारी जो आयात की है, उसमें वो आगे बढ़ जाएंगे। तो उससे हमारा बैलेंस हो जाएगा एक तरीके से, यानी कि अचानक से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगती हैं तो वो भी हम झेल पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा व्यापार जो है वो हमारा फ्रांस से होगा। तो एक तरीके से इसको डाइवर्सिफाई और बैलेंसिंग भी कहेंगे, ये भी एक रिक्वायरमेंट हमारे सामने है। तीसरी बड़ी चीज ये है कि फ्रांस भी 6th जनरेशन में ज्वाइंट कोऑपरेशन चाहता है और उस ज्वाइंट कोऑपरेशन के लिए भारत तैयार है और उसके लिए भी मेरे को लगता है कि फ्रांस जो है एक अच्छा पार्टनर हो सकता है। हालांकि ये डिस्कशंस अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ये मटेरियलाइज होगा या नहीं होगा। अब आप देखिए अमेरिका की हालत, अगर अमेरिका का जो GE-404 इंजन नहीं आता तो हमारा तेजस का जो टाइम प्लान है वो बिल्कुल आउट ऑफ गियर हो जाएगा, और GE-414 नहीं आता तो AMCA का प्रोग्राम हमारा बिगड़ जाएगा। और अभी तक बीच में अगर हम कोई डिसीजन नहीं लेते तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी मिलने वाले हैं कुछ ही समय में, यानी अगले 2-3 साल में उनके यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा चीन वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का। तो एक जनरेशन चेंज करने के लिए ये जरूरी है कि हम हम अब डाइवर्सिफाई करें और सारे ऑप्शंस तलाश करें। तो भारत सारे ऑप्शंस तलाश कर रहा है इस समय। सुखोई 57 आउट ऑफ टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि रूस को हमने मना कर दिया, अभी भी सारे वो ऑप्शंस बाकी हैं। रूस को मना नहीं किया गया है और ना ही अमेरिका को मना किया गया है, लेकिन ये है कि अभी हम फ्रांस का जो एक जो प्रपोजल है उसको भी बहुत सीरियसली देख रहे हैं। ऑलराइट सर, मनोज जी प्लीज स्टे विद मी। डॉक्टर मनन द्विवेदी मेरे साथ है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत क्रूशियल है क्योंकि देखिए रशिया से हमारा जो रिलेशन एक अलग तरह का है और रशिया से क्रूड खरीदना हमारी मजबूरी भी थी। हम 40 देशों से क्रूड इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी को जिस चीज़ में फ़ायदा है, जिसमें बेहतरी है, अब वहाँ पर एक बिल पास हो गया है, 100% टैरिफ इम्पोज करने की बात कर रहे हैं। डू यू थिंक इट्स फीजिबल कि अमेरिका फिर से हमारे पर सख्ती करेगा और बोलेगा भाई हम तो 100% टैरिफ आप पर लगाने जा रहे हैं? 5 देशों का नाम है जिनमें भारत भी है। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, ये बात मैं पहले भी टीवी डिबेट्स में और अपने आर्टिकल्स में कह चुका हूँ कि भारत ने बड़ी ही चालाकी से, बड़ी क्लेवरली और सामरिक मैच्योरिटी दिखाते हुए रशिया और अमेरिका को बैलेंस किया। टाइट रॉप वॉक एक वर्ड है जो इस्तेमाल किया गया हमारे EAM जयशंकर साहब है उनके लिए। तो अमेरिका की तरफ से हम सब जानते हैं बड़ा प्रेशर डाला गया भारत के ऊपर, और अभी भी आज जैसा कि बताया गया कि 100% टैरिफ्स की बातचीत भी हो सकती है अगर भारत अभी भी अपना इंपोर्ट, ऑयल का इंपोर्ट जारी रखता है रशिया से। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो हम देखेंगे कि फ्रेंच वेपनरी हो, फ्रेंच एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, या फिर रशिया के ओरिजिन के सुखोई हो, MiG-21, 23 और 27 हो, भारतीय एयरफोर्स के पास कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि हमारे पास हर वक्त कोई ना कोई
रशियन एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रहा है या हमारे पास कोई ना कोई फ्रेंच एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रहा है। और जिस तरीके से अमेरिका की नाराजगी अभी नई नहीं है, अमेरिका की नाराजगी पुरानी भी रही है कि जब उन्होंने F-35 भारत को ऑफर किया, उस समय भारत की बात चल रही थी 3-4-5-6 वर्ष पहले रफाल्स के साथ, दसाल्ट की कंपनी है फ्रांस की, उसके साथ, पर भारत ने प्रेफर किया और फ्रेंच एयरक्राफ्ट को, फ्रेंच कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को, जिसके चलते ट्रंप ने तो, जो उनकी पुरानी आदत है, जिस तरीके से उनका बड़बोलापन रहता है, उसमें उन्होंने ये जरूर बोला कि भारत ने गलत चॉइस की है और भारत को इसके लिए आगे इसका कुछ नेगेटिव आउटकम्स झेलने पड़ेंगे। मैं यहाँ टैरिफ की बात नहीं कर रहा, फिर भी मैं कहूंगा कि रशिया के साथ अभी भी, जैसा कि अस्थाना साहब ने कहा, Su-57 आउट ऑफ द टेबल नहीं है। और Su-57 अगर कोई, मैं आपको रिपोर्ट कोट करता हूं, करीब 4 घंटे पहले ये बातचीत हुई है कि Su-57 भी लिए जा सकते हैं भारत द्वारा। क्योंकि रफाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने सोर्स कोड की वहां प्रॉब्लम आ रही है, कि मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरीके से उन्नत रडार और अस्त्रा मिसाइल्स फिट अगर भारत करेगा रफाल्स के ऊपर, तो उसके लिए सोर्स कोड की, चाबी की जरूरत है। और पहले ये जोक हुआ करता था पाकिस्तानी F-16 के ऊपर कि वो तो प्लेन कभी टेक ऑफ ही नहीं कर पाएंगे क्रिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि उनकी चाबी, उनका कंट्रोल तो पेंटागन के पास है या अमेरिकन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पास है। एक बात तो ये है। तो मुझे लगता है कि रशिया का S-57 अभी भी हमारे नेगोशिएटिंग टेबल में है, पर रफाल ने जरूर ऐड ले ली है, रफाल ने ऐड ले ली है कि अभी हमको मिलने वाले हैं। पर सिर्फ ये देखने वाली बात है कि सिर्फ 18 फ्लाई अवे कंडीशन में रफाल भारत को मिलेंगे, और उसके अलावा जो 96 हैं उसका कोड डेवलपमेंट और को मैन्युफैक्चरिंग अभी होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि 4-5 साल, या बाकी लोग करेक्ट करें, 2035 तक ये एम है कि भारत के पास जो 42 एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होनी चाहिए 42 की, उसमें से 31 ही अब हमारे पास हैं, क्योंकि हमारे MiG-21, MiG-23, 27 रिटायर हो गए हैं, और जगुआर और मिराज 2000 भी रिटायर होने वाले हैं। तो और मैं अपने रफाल्स की बात पे फिर वापस आऊंगा। मैं कहूंगा कि टोटल अगर और भी लिए जा रहे हैं फ्रांस से, पर वो को मैन्युफैक्चरिंग और को डेवलपमेंट की स्टेज पे है, तो वो नंबर रीच करेगा 176 और 114 नहीं। उसके अलावा 35 से करीब एयरक्राफ्ट का लेटेस्ट प्रपोजल आया है MOD की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिससे जो पूरी खपत होगी, जो पूरी फ्रांस से खेप आएगी, वो करीब 200 का आंकड़ा वो पार कर जाएगी। तो मुझे लगता है कि फ्रांस के कारण अमेरिका नाराज हुआ और कहीं पुतिन साहब भी नाराज ना हो जाए, पर भारत और रशिया की ऑल वेदर फ्रेंडशिप रही है। जैसे कि चीन और पाकिस्तान को कहते हैं कि ऑल वेदर रिलेशनशिप है, तो वैसे ही भारत और रशिया की भी रही है। और अगर विदेशी मामलों के को देखें हम, इजराइल, पैलेस्टीन, कश्मीर, इन सब मामलों में देखें, डिसआर्मामेंट की पॉलिटिक्स को देखें, तो फाइटर जनरेशन, 6th जनरेशन फाइटर्स के अलावा भारत और रशिया एक दूसरे के एलाइज हैं। और अमेरिका, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रंप 1.0 में डिक्लेयर किया था, अपने प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स में, जहां पर 17 बार भारत का नाम आया था, और भारत को वैश्विक पटल पर ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंटरफियर करना पड़ेगा और एक लीडरशिप रोल का निर्वाह करना पड़ेगा। ये सारी बातचीत थी। पर अब जिस तरीके से ब्लाइंडली ट्रंप भारत को चीन के साथ खड़ा कर रहे हैं या किसी ब्रिक्स कंट्री के साथ खड़ा कर रहे हैं और 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं भारत को लॉस है, हानि होगी। जबकि अगर हम हमारे बजट को भी देखें तो निर्मला सीतारमण ने यह बात बकायदा ऑन रिकॉर्ड कही है कि हार्ले डेविडसन जो वहां से आते हैं, उनके ऊपर, अमेरिका से जो आते हैं, उनके ऊपर भी इतना ज्यादा, उनके ऊपर बिल्कुल 100% टैरिफ जो भारत लेता था वो हटाया जाएगा, ताकि भारत में इनकी आवक हो। और उसके अलावा भारत ने अपने नियमन पे भी और अपने जो क्या लेजिस्लेशंस होते हैं उनमें भी चेंज करने की पेशकश रखी।
और यहां तक कहा, उसके बावजूद भी ट्रम्प साहब जिस बेदर्दी से और एक तरीके से एक ब्लैंकेट बैन जो भारत को चीन जैसे एग्रेसर कंट्रीज के साथ रखना चाह रहे हैं, ये बड़ा शोचनीय है और बड़ा ही कंसर्न का विषय है। पर मुझे लगता है हमें अमेरिका को भी दरकिनार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़े युद्ध में फंसा हुआ है और रशिया, मुझे पक्का विश्वास है, यूक्रेन का कुछ हो या ना हो, पर व्लादिमीर पुतिन और रशिया का मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है बड़ा ही कमजोर और शेकी बन के उभरेगा इस वॉर से। तो मुझे अभी भी लगता है कि अमेरिका का डिक्लाइन तो हुआ है, पर अमेरिका के जो वेपनरी महंगी भी है, पर अमेरिका के साथ हमें अमेरिका के साथ की जरूरत है और अमेरिका को भी इस सामंजस्य में वाइसे वर्षा भारत की साथ की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर और बाकी जो फंडामेंटलिज्म का जो थ्रेट है उसके चलते जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा था 2003 में, GWOT का इजाद हुआ था और रोग स्टेट्स का के नाम नोमेनक्लेचर जी। का इजाद हुआ था। तो भारत, इजराइल और अमेरिका का जो कॉमन एनिमी है उसके चलते, जैसा कि आपने भी बताया, इजराइल से भी हम मिसाइल, ड्रोन और रेडार लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये संबंधों की ट्राइपार्टाइट जो परिपाटी है, ये आगे जाकर मेरे अंदाज से ये रिफ्लेक्ट होगी भारत की विदेश नीति ऑलराइट में सर। और हमारी सामरिक और डिफेंस इकोनॉमिक पॉलिसी में भी। मैं ऑलराइट ये सर, कहना चाहूंगा। स्टे विद मी सर, आई कम टू यू। इससे पहले कि मैं अग्रवाल साहब के पास जाऊं, ही इज इकोनॉमिस्ट, एम्बेसडर सिंघल मैं आपके पास आ रहा हूं। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा कि जब टैरिफ की बात हो रही थी, ट्रम्प साहब के टैरिफ और भारत के साथ जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, फिर से सर वो 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं और इस बार बिल उन्होंने पास करा लिया है। ट्रम्प के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, यह आपने कई बार जोर दिया है और आपने ये भी मुझसे कहा था कि डिप्लोमेसी में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिचुएशन, कमियां, खामियां और मौके आपके रिलेशन की को शेप करती हैं। अमेरिका की तरफ से जिस तरह की बातें अब की जा रही हैं सर, उसे कैसे देखते हैं आप, टैरिफ वाला एंगल अगर समझना चाहें तो? देखिए अमित जी, बात ये है कि अमेरिका की तरफ से उनके जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हों या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या उनकी जो सपोर्टर थे, एक बहुत बड़े सपोर्टर थे जिनके नाम से ये बिल भी बनाया गया है, लेड से नाम से, कि वो चाह रहे थे, वो बात करते थे 500% टैरिफ की। अगर आपको याद हो, ये तो बिल खाली जो पास हुआ है वो 100% टैरिफ पर ही हुआ है और उसमें इंडिया समेत चाइना जो 4-5 कंट्री का नाम किया। लेकिन ये बिल जो पास हुआ है, अगर हम देखें तो ये क्या है कि एक अनेबलिंग लॉ है कि प्रेसिडेंट को उन्होंने पावर दी कि वो टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं 100%, अगर वो महसूस करते हैं कि उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलरली रशिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो टैरिफ इम्पोज हो गया। पहली बात, हमें इसका बात का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम इस बारे में बात करें। तो कल क्या होगा किसी को नहीं पता। 50% भी हमारे पर टैरिफ हो चुका, 25% स्पेसिफिक। तो लेकिन इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देना मेरे विचार से इस वक्त अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स हमें इसको अपनी जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, हम उसको अकाउंट में रखना पड़ेगा। लेकिन उसकी वजह से हम ये कहें कि हमारे रिलेशन खत्म हो गए या खराब हो चुके हैं, वो मैं कहूंगा कि वो थोड़ी अभी जल्दबाजी। तो जहां तक हमारे और अमेरिका के संबंध, हमारे भारत के, उसमें देखिए दोनों जैसे मैंने आपने भी मेरी बात को दोहराया कि मेरा हमेशा ये है कि परमानेंट जो है इंटरेस्ट होते हैं, परमानेंट फ्रेंड्स कोई नहीं। वही भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप है और नया जो भारत है वो उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, क्योंकि वो सेंटिमेंट्स के साथ, अभी हम बहुत सारी बात हो रही है सेंटिमेंट्स की, आज के हम पुराने दोस्त हैं, कोई दोस्त पुराना या नया नहीं, हर एक कोई अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको काम करते हैं। तो अगर हम ये बैगेज लेके चलेंगे कि हमारा ये परमानेंट दोस्त है, हमारे लिए बहुत मदद की है, हमें आगे भी मदद करता रहेगा, तो मेरे ख्याल से हम फॉरेन पॉलिसी को रन नहीं कर सकते।
और फॉरेन पॉलिसी में क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से चलना होता है, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमें आवश्यकता है एक पर्टिकुलर देश की, क्योंकि हमारी लेगेसी है, वो समझ में आती है बात। लेकिन कोई देश हमारे दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है आज के जमाने में, क्योंकि अब हर कोई ट्रांजैक्शनल हो, चाहे भारत, अमेरिका हो या रशिया हो या चाहे कोई भी देश हो, हर एक कोई वहां ट्रांजैक्शनल है। उस हिसाब से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा और उसी हिसाब से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अब जो जमाना चल रहा है उसमें कोई जो है फिक्स नहीं रह गया कोई भी चीज, हर एक जो है चीज जो है ट्रांजैक्शनल है, पहली बात। और दूसरा, चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहा है हर एक की पोजीशन, क्योंकि वो आवश्यकता है इस समय। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखने पड़ेंगी जब भी हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं। अब अब भारत और फ्रांस का जब तक सवाल है, आज हमारे को वो सूट कर रहा है, फ्रांस को भी वो सूट कर रहा है, बड़ी इकोनॉमी है भारत, हमारे यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है जो कि फ्रांस पूरा कर सकता है। हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए जो रशिया नहीं प्रोवाइड कर सकता जमाने में, क्योंकि उनके पास सैंक्शंस है, उनके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15-20 साल आगे जाए, उसमें वो पीछे है। तो हमें दूसरे रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे अगर हम अपने आप को आधुनिक। तो इसमें कोई, मेरे ख्याल से किसी को भी इसमें ग्रज नहीं होनी चाहिए, ना किसी को गलती, लेकिन हमें ध्यान भी रखना है कि हम अपने संबंध सबके साथ में अच्छे रखें। थैंक यू, आई थिंक आई विल स्टॉप यू। ठीक है सर, प्लीज स्टे विद मी। एम के अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, मैं चाहता हूँ कि आप पूरे स्टोरी का एक इकोनॉमिकल जस्ट मुझे बताएं। हमने रशिया के साथ बहुत सारा क्रूड खरीदा, बहुत सारी इंडियन जो पेट्रोकेमिकल कंपनीज थी उन्होंने सस्ते क्रूड को प्रोसेस कर अपना काम किया, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो या एसआर हो, और भी बहुत सारी कंपनियां। हमने अभी जो हम डिफेंस डील करने जा रहे हैं फ्रांस के साथ, उसमें भी बहुत सारा नेगोशिएशन प्राइस को लेकर हुआ है। हालांकि रशिया की चीज़ें भी हैं, अमेरिका भी चाहता है कि हम उनके फाइटर जेट्स और उनके बहुत सारे वेपन्स खरीदे। जापान के साथ हम डील कर रहे हैं। इजराइल एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अलाई है जिसके साथ हमारा प्राइस नेगोशिएशन बहुत अच्छा है। उनके जो लेज़र बीम टेक्निक है या डिफेंस सिस्टम है वो सब हम अडॉप्ट कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी जिस कंडीशन में अभी है सर, इस तरह के कदम बहुत ज़रूरी है उठाना, पहला सवाल। दूसरा, अमेरिका जैसे हर्डल को कैसे टैकल हम करेंगे? देखिए अमित जी, अब भारत की जो बात है, भारत एक स्टेशनरी स्टेट नहीं रहा। राइट सर। भारत एक हाईली डायनेमिक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में इमर्ज किया है पिछले 12 वर्षों में। अब वो प्रोग्रेसिवनेस 2-3 फ्रंट पर जो आज की चर्चा है, अगर उसमें कॉन्टेक्चुअलाइज करता हूं मैं, तो एक तो आर्थिक हमारी आवश्यकताएं बहुत तेजी से बढ़ रही, क्योंकि हमारी आर्थिक आउटकम भी हमको बहुत ज्यादा चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्लोबल सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहा है, ग्लोबल रिलेशनशिप जिस प्रकार से बहुत तेजी से हिले डुले हैं, या यूं कह लीजिए डिस्टरबेंस हुआ है, वो खाली यूक्रेन रशिया वार तक नहीं है या ईरान तक नहीं है, इसके अंडर करंट ट्रेमर्स आप देखेंगे तो ग्लोबली हर कोई फील कर रहा है, और हर कोई ये मान करके चल रहा है कि अगले कई वर्ष टर्बुलेंस वाले आने वाले हैं। राइट। इकोनॉमिकली भी, रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से भी, अदरवाइज भी ये आने वाले हैं। फिर ऐसे में होता क्या है कि जो इस्टेब्लिश्ड कंट्रीज होती हैं जी, कोई नया इमर्ज करता है तो एक थोड़ा ग्रज होता है वहां पर, वो वाली सिचुएशन भी आ रही। दूसरा, जो एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमीज थी, सो कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमीज, वहां पर वीकनेसेस, इनहेरेंट वीकनेसेस या वहां पर क्रैक्स उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब जिसकी जो क्षमता, उस हिसाब से वो काम कर रहा है। राइट। बहुत उसे मत समझिए नैरो उसमें लेकर के। रशिया की आज की जो जिस सिचुएशन में फंसा है, उसकी क्षमता क्या है, आर्मामेंट्स को एक बड़े कंट्री को हम दे सके, हमारी आवश्यकता है, ठीक है, हमारे लिए वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहा मानते, लेकिन रशिया को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए कि विद कॉन्फिडेंस वो अपने माल को बेच सके और उसका पेमेंट उसको मिल सके। राइट। फ्रांस के साथ देखिए वही प्रॉब्लम आ रही है कि फ्रांस भी देखिए अमेरिका से डीकपलिंग वाली स्टेज में है, या पूरा यूरोप कहीं ना कहीं डीकपलिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इकोनॉमिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी दिखाई पड़ रहा है। राइट। अब लौट करके आते हैं हम अमेरिका पर।
भारत पर इसके बाद आते हैं। अमेरिका की आज की इकोनॉमी अगर आप देखते हैं तो जो फर्स्ट क्वार्टर था 26 का वो डाउन गया, और उसका जो सेकेंड क्वार्टर था और ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा। राइट। डिस्पाइट लोग कहते थे कि आर्मामेंट से उनकी इकोनॉमी और मजबूत होगी। अगर ऐसा है तो मैं ये कहूंगा, अगर आर्मामेंट्स नहीं होता तो अमेरिकन इकोनॉमी का 2026 में क्या होता। राइट। अब यहां से आप समझिए कि 100% जो टैरिफ लगाने की बात है, इंपोज करने की बात है, उन्होंने किस प्रकार की ब्रैकेटिंग की है, ये जरा ध्यान देने। ब्रैकेटिंग किसको की है? जो इमर्जिंग इकोनॉमीज या बड़े कंट्रीज हैं, उसमें रशिया, चाइना और इंडिया है। मैं बाकी को नहीं काउंट कर रहा हूं, जो बाकी और 3 कंट्रीज 5 में से लगाया है। अब वो क्यों करना चाह रहे हैं? ये प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका से ज्यादा किसी ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं खेला है। प्रेशर टैक्टिक्स है कि हमारे साथ जो ट्रेड डील हो सबसे ज्यादा हो, और ज्यादा ही ना हो, हमारे फेवर में हो। क्या आज के दिन ये संभव है? बड़ी कंट्रीज का छोड़िए, छोटी कंट्री भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं। तो अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है। ठीक है, 86/11 हो गया पास, लेकिन क्या अमेरिका में एक राय है? उनको एक दहशत है अमेरिकन पब्लिक को कि कहीं अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का कुछ कर दिया तो अमेरिकन इकोनॉमी का क्या होगा। 2 बड़ी इकोनॉमी से अपने को डीकपलिंग करना, पार्शली ही सही, कितना डैमेजिंग हो सकता है, इसको आप सोचिए। आयल की जहां तक बात है, अब भारत पर आते हैं। भारत की अपनी स्ट्रेटजी क्या है? आर्थिक रूप से देखिए। पहले भारत की अपनी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। वो बात अलग है, वेस्ट उसको रीड कर ही नहीं पा रहा है। एक जैसे पुअर स्टूडेंट होता है, चाहे 4 बार आप होमवर्क दीजिए नहीं समझ पाता है। भारत की अपनी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरीवन। वो एक के साथ नहीं है कि केवल रशिया के साथ है या केवल इजराइल के साथ है, ऐसा नहीं। वो सबके साथ चाहता है, सऊदीया के साथ भी चाहता है, वो चाहता है कनाडा के साथ भी, और अमेरिका के साथ ऑफकोर्स चाहता है। तो हमारा कहने मतलब वो आसियान भी उतना अच्छा है उसके लिए जितना उसके लिए ब्रिक्स अच्छा है। तो वो सबके साथ ये चाहता है। और सबसे बड़ी चीज जो इमर्जिंग इकोनॉमी ग्लोबल साउथ है, उसको आज अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो भारत कर रहा है, जो भारत की क्रेडिबिलिटी को और स्थापित करता है। अब अगर मान लीजिए कि ट्रेड वार फिर से किसी प्रकार का आता है, तो पहली चीज तो दुनिया में अब कोई ट्रेड एजेंसी बची नहीं है। WTO टाइप की कोई एजेंसी अब बची नहीं। अब भारत के सामने यह है कि अपनी ग्रोथ इंजन को मेंटेन रखना। अब वो 2 तरीके से कर रहा है। जो हमारी क्रिटिकल आवश्यकताएं हैं उसको अभी फिलहाल इंपोर्ट करते रहे, जहां से भी डाइवर्सिफाई कर। जैसे ऑयल की बात आती है, वो कुछ कंट्रीज से 40 कंट्रीज पर पिछले 6 महीने में चला गया। आप इस रूप में देखिए। क्रिटिकल आप जो है तो मिनरल्स में देखिए, तो वो स्वदेशी की तरफ भी बढ़ चुका है। यदि सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ग्लोबली को, तो स्वदेशी। एनर्जी पर देखते हैं तो स्वदेशी की तरफ अभी कल ही आया है, परसों ही आया है कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को जो है हम 3% से लेकर 5% तक बढ़ाने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब भारत एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के तहत और बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ, और उसको हर 6 महीने पर रिव्यू करते हुए, हर 3 महीने पर रिव्यू करते हुए अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता हुआ चल रहा है, विदाउट डैमेजिंग एनी रिलेशनशिप ग्लोबल। दैट्स इट। ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन। जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि मनन सर भी कह रहे हैं कि हम डील्स तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है सर अभी कम है। तो क्योंकि हम अभी 2 फ्रंट वॉर है सर हमारे सामने, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश को भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर अभी जो सिचुएशन है, आप देखिए अरुणाचल वाला जो एंगल है, चिकन नेक वाला एंगल देख लीजिए, इधर दौलत बेग ओल्डी वाला इलाका देख लीजिए, राजस्थान और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है अपनी एयर पावर को। तो क्या कोई क्विक रास्ता नहीं है कि हम रेडी टू यूज़, जैसे रशिया के साथ जो हम अभी डील हमारी पुरानी है, हम उनके जेट्स को अभी भी फ्लाई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं रशिया के साथ हम गए कि ठीक है थोड़ी स्क्वाड्रन को स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि राफेल की जो कमीशनिंग होनी है तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, एक साथ ऐसा नहीं, खिलौना नहीं कि 100 खिलौने लाके आपने सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड पे डिप्लॉय कर दी, उड़ाओ भाई इनको। ये एक अलग अलग फेजेस में सर होता है, धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं और इसमें बहुत वक्त लगेगा। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है सर, जिस तरह की सिचुएशन चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे साथ है। जनरल साहब। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए अगर आप देखें, ये आज की डिसीजन नहीं है, ये बहुत पहले का डिसीजन है कि राफेल जो फ्लाई अवे कंडीशन
में हमने लेने हैं, राइट तो जो सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो फ्लाई ओवर कंडीशन में आना है, Right, यानी sir. कि वो सीधा उड़ के आएंगे और इस्तेमाल हो जाएंगे। राइट सर और जो हमारा ये एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए हमें रफेल ही चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में बातचीत कर रखी है। तो स्टेज 1 जो है, कुछ स्क्वाड्रन हमें फ्लाई अवे कंडीशन में चाहिए और उसके इसी मुताबिक डील हुई है। उसके बाद में फिर जो प्रोडक्शन है, एक्चुअली थोड़ा कैलकुलेशन हमारा बिगड़ गया अमेरिका के कारण। अगर 404 इंजन जो है, G404 हाँ, इंजन अगर टाइम पे आ जाता तो जो हमारा तेजस है, हाँ वो अभी तेजस की स्क्वाड्रन जो है वो अभी मैच्योर होने शुरू हो जाती, राइट सर तो उससे ये झटका नहीं लगता। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ, मेरे लेख भी आपने शायद अगर देखे होंगे तो, कि इस समय सिक्योरिटी में इट इज नॉट दैट थ्रेट इज नॉट ओनली फ्रॉम दी एडवर्सरीज या फ्यूचर एडवर्सरीज, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी एक हमारे लिए थ्रेट बन रहे हैं अगर उनकी पॉलिसीज जो हैं वो सही नहीं होती, तो उस चीज़ का भी हमें ख्याल करना पड़ेगा। और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि भारत ने कई जगह हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे इंजन के लिए, और इंडिजिनस भी इंजन के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अकेले उसी के ऊपर, इंजन के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, और उसी के ऊपर अगर हमारा पूरा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम डिपेंडेंट है और उसी ने गड़बड़ शुरू कर दी तो फिर मुसीबत हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत इज कीपिंग ऑल ऑप्शंस ओपन। हम लोग अपने सारी जो ऑप्शंस हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन पड़ी तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि अभी रूस भी इस हालत में नहीं है कि आपको डायरेक्टली सीधा फ्लाई ओवर कंडीशन में दे दे, उसको भी टाइम चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो जो अभी डिस्कशंस हो रहे हैं, टाइम उसे भी चाहिए, हालांकि शायद कम टाइम चाहिए, लेकिन टाइम उसको भी चाहिए बनाने के लिए। तो अभी तो फिलहाल ये है कि 2 स्टेज में जो आपने सवाल पूछा, कुछ फ्लाई ओवे एयरक्राफ्ट हमें चाहिए, जो जिसमें चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो या ना हो, लेकिन हवाई जहाज चाहिए। उसके बाद में आगे को प्रोडक्शन होगा, और बाकी सारी जो डील्स हैं वो मेरे विचार से तब तक मैच्योर होंगे। सर एक सवाल मेरा ये भी था, जैंगडू जो J10 J20 चाइना प्रोड्यूस कर रहा है सर, जिसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया राफेल को कि राफेल पाकिस्तान ने मारकर गिरा दिया है। इंटरनेशनल मीडिया फर्टर्निटी पे और चाइनीज़ के जो सरकारी चैनल और जो वहाँ का माउथ पीस है उसने बहुत कोशिश की सर राफेल के एंटी राफेल एजेंडा सेट करने की, भारत के खिलाफ एजेंडा सेट करने की। और दुनिया भर में लोग यही पूछते हैं सर जब भी बात होती है तो कि भाई आप पाकिस्तान ने क्या सच में आपको हरा दिया, क्या सच में पाकिस्तान ने आपके राफेल गिरा दिए थे? तो ये कॉन्सेप्ट जो बिल्ड इन किया है चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये इसके बारे में भी सर थोड़ा मैं आपसे समझना चाहता हूँ। दूसरा ये कि जो J सीरीज के फाइटर जेट चाइना बना रहा है सर, वो कितना बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए? देखिए, ऐसा है कि नैरेटिव वॉरफेयर एक पार्ट ऑफ वॉरफेयर बन गया है, इसमें कोई शक नहीं। जी। और ऑपरेशन सिंदूर में जैसे चीनी इक्विपमेंट और अमेरिकी इक्विपमेंट दोनों को जब मार पड़ी, तो दोनों के जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने काफ़ी हद तक इंटरनेशनल मीडिया को खरीदा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि नैरेटिव वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आप सिर्फ झूठ पे नहीं चला सकते। तो होता क्या है कि उसमें कम से कम 40-50% ट्रुथ भी होना चाहिए, तभी आपका नैरेटिव वॉरफेयर सक्सेसफुल होता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है नैरेटिव वॉरफेयर का। राइट। तो हुआ क्या कि शुरू में उनका चला नैरेटिव वॉरफेयर, और शायद इधर भारत ने भी कुछ सबक सीखे कि हमें भी नैरेटिव वॉरफेयर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मिसाल के तौर पे वो अपने प्रोग्राम, प्राइम प्रोग्राम जो है अमेरिकी, जो पाकिस्तानी और चीनी है, ये उस समय चला रहे थे जब पूरा वर्ल्ड जगा हुआ होता था। और हम लोग अपना जो प्रोग्राम है वो उस समय चलाते थे, जो हमारी मेन ब्रीफिंग्स होती थी वो उस समय चलाते थे जब इंडियंस जगे हुए होते थे। तो बाद में इसको 2-3 दिन बाद ये ध्यान आया कि नहीं यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। उसके बाद में शायद दिन में और रात में दोनों साइड टाइम पे प्रोग्राम शुरू किए गए। तो इस मुताबिक अब क्या है कि पूरे वर्ल्ड, विश्व को हर चीज की हालत मालूम है। तो उस समय एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गया J सीरीज का और F-16 सीरीज का। राइट। और बाकी जो इक्विपमेंट है, उनकी एसेसरीज हैं, इन सब का इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गया। उन्होंने इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा वर्ल्ड मीडिया जो है वो बिका हुआ है, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया। चीन ने भी बहुत खरीदा हुआ है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स और बड़े बड़े पेपर्स में। तो अब क्या हुआ कि लेकिन कुछ समय के बाद में सच्चाई अपने आप सामने बाहर आ जाती है। तो अब अगर आप इस समय किसी थिंक टैंक में पूछेंगे
पूरे वर्ल्ड में किसी से भी, तब वो आपको सच बताएगा कि भारत ने जो है काफी नुकसान किया, और उस समय वो राफेल की बात नहीं करेगा कि राफेल गिरे नहीं गिरे, कितने गिरे वगैरह वगैरह। राइट राइट। तो आज मैं जाता रहता हूँ वो सभी थिंक टैंक्स में, यूएसए के और बाकी चाइना के भी थिंक टैंक्स में मैं बातचीत करता रहता हूँ। अब कोई सवाल नहीं पूछता राफेल के बारे में, सिर्फ उसी समय हल्ला हो रहा था क्योंकि Alright, sir. दुकानदारी वाली बात थी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, आपका भी अभिनंदन सर, थैंक यू सो मच। एम्बेसडर सिंघल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। और जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक है, दर्शकों रुक रहे हैं, आ रहे कुछ और बड़ी खबरों के साथ रहिएगा।